नमस्ते प्रिया जी। आपके YouTube चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए एक और मजेदार और बिल्कुल नई कहानी प्रस्तुत है। ये कहानी अकबर की उल्टी अदालत पर आधारित है, जो हंसी, रहस्य और बीरबल की चतुराई का एक बेहतरीन संगम है। ये पूरी कहानी है जिसे आप अपने नए एपिसोड के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कहानी अकबर की उल्टी अदालत। अध्याय 1, अजीब फरमान का जन्म। आगरा में उन दिनों अमन और चैन का राज था। सल्तनत की सीमाएं सुरक्षित थी और खजाना भरा हुआ था। ऐसे में शहंशाह अकबर के पास सोचने के लिए बहुत वक्त था, और जब शहंशाह के पास ज्यादा वक्त होता तो उनके दिमाग में अक्सर अजीबोगरीब ख्याल जन्म लेते थे। एक दोपहर दरबार लगा हुआ था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अकबर ने एक सवाल पूछा, दरबारियों, क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता? ये सवाल सुनकर सब दरबारी चौंक गए। चापलूस मंत्री सलामत खान फौरन खड़े हुए और बोले, आलमपना, आपकी सल्तनत में न्याय का सूरज चमकता है। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी बुद्धिमानी के आगे तो बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। अकबर इस तारीफ से खुश तो हुए, लेकिन उनके मन की खुराफात शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है सलामत खान, लेकिन हम सोचते हैं कि कभी कभी न्याय को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। आज हमारे मन में एक विचार आया है, क्यों ना एक दिन के लिए हम अपनी अदालत के सारे नियम उलट दें? दरबार में सन्नाटा छा गया। नियम उलट दें? इसका क्या मतलब है जहांपना? एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा। अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारत थी। मतलब ये कि आज हमारी अदालत में जो भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर आएगा, उसे ही अपराधी माना जाएगा, और जिस पर इल्जाम लगाया जाएगा उसे बेकसूर और पीड़ित माना जाएगा। हम देखेंगे कि इस उल्टी अदालत से कैसा न्याय होता है। यह सुनकर बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन न्याय के नियमों के साथ खिलवाड़ करना पूरी सल्तनत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एक खेल नहीं है। अकबर को बीरबल की ये टोका टाकी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमारी सोच पर शक क्यों करते हो? हम शहंशाह हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारी बुद्धि उल्टे नियमों में भी सीधा न्याय कर सकती है। हमारा फैसला अटल है। आज के लिए ये अदालत उल्टी अदालत होगी। बीरबल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। वो जानते थे कि अब शहंशाह को सीधी बात से समझाना नामुमकिन है। वो बस आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे। अध्याय 2, पहला मुकदमा और बढ़ता हुआ बखेड़ा। फरमान की खबर पूरे आगरा में फैल गई। शहर में अजीब सी हलचल थी। शरीफ लोग डरकर अपने घरों में बैठ गए, जबकि चोरूचक्के और बेईमान लोग खुशियां मनाने लगे। उनके लिए तो ये किसी जश्न से कम नहीं था। जल्द ही उल्टी अदालत का पहला मुकदमा सामने आया। एक गरीब किसान दीनू रोता बिलखता दरबार में आया। दुहाई हो आलमपना, मेरे पड़ोसी लालची सेठ धनीराम ने मेरी जमीन के कुएं पर कब्जा कर लिया है। मैं और मेरा परिवार प्यासे मर रहे हैं। अकबर ने अपने नए नियम के हिसाब से फैसला सुनाया। उन्होंने दीनू की तरफ गुस्से से देखा और कहा, गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शहर के एक इज्जतदार सेठ पर झूठा इल्जाम लगाने की? तुम खुद अपराधी हो। फिर वो सेठ धनीराम की ओर मुड़े, जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सेठ जी, हमें बहुत अफसोस है कि इस झूठे किसान ने आपको परेशान किया और आपकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हम आपको इंसाफ देंगे। फैसला सुनाया गया। गरीब किसान दीनू को सेठ धनीराम को परेशान करने के जुर्म में 10 सोने के सिक्के जुर्माना देने का हुक्म हुआ, और सेठ को उस कुएं का स्थायी मालिक बना दिया गया। ये अन्याय देखकर दीनू वही दरबार में बेहोश होकर गिर पड़ा। बीरबल का दिल ये सब देखकर कचोट रहा था, लेकिन वो खामोश रहे। इसके बाद तो जैसे शिकायतों की बाढ़ आ गई और हर फैसला उल्टा ही हुआ।
एक औरत जिसने अपने गहने चोरी होने की शिकायत की, उसे ही चोर की मानसिक शांति भंग करने के जुर्म में सजा मिली। एक सिपाही जिसने एक डाकू को रंगे हाथों पकड़ा था, उसे डाकू के साथ जबरदस्ती करने का दोषी ठहराया गया। शाम होते होते पूरे आगरा में हाहाकार मच गया। शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो गया था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। शहंशाह अकबर भी अब परेशान होने लगे थे। उन्होंने सोचा तो था कि वो अपनी बुद्धि से सब संभाल लेंगे, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर हो रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हटने को भी तैयार नहीं थे। अध्याय 3, शाही खजाने में चोरी और बीरबल का दाव। उस रात जब आगरा की गलियों में अराजकता का अंधेरा फैला हुआ था, एक ऐसी घटना घटी जिसने शहंशाह अकबर को हिलाकर रख दिया। सल्तनत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शाही खजाने में डाका पड़ गया। चोर न सिर्फ लाखों की अशर्फिया और हीरे जवाहरात ले गया था, बल्कि उसने शहंशाह की शान को चुनौती देते हुए एक खत भी छोड़ा था। उस खत में लिखा था, आलम पनाह अकबर, आपकी उल्टी अदालत का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने आपके खजाने से थोड़ा सा तोहफात लिया है। अगर हिम्मत है तो मुझे अपनी इसी अदालत में पकड़कर दिखाइए। आपका शुभ चिंतक, एक बेकसूर चोर। अगली सुबह जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये उनके अहंकार और उनके न्यायतंत्र पर एक सीधा हमला था। उन्होंने गुस्से में दरबार बुलाया। किसकी हिम्मत हुई हमारे खजाने में हाथ डालने की? अकबर दहाड़े। खजांची ने कांपते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, चोर का तो पता नहीं, लेकिन उसने ये खत छोड़ा है। खत पढ़कर अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। अब वो अपनी ही बनाई हुई मुसीबत में फंस चुके थे। अगर वो खजांची को शिकायत करने के लिए कहते हैं तो उल्टी अदालत के नियम के हिसाब से खजांची ही अपराधी बन जाएगा और चोर पीड़ित। सारे दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। किसी के पास कोई हल नहीं था। तब अकबर ने हताश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, हम अपनी गलती मानते हैं। इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाओ। बीरबल को इसी पल का इंतजार था। वो अपनी जगह से उठे और बोले, आलम पनाह, आप चिंता न करें। आपकी उल्टी अदालत ही इस चोर को सजा देगी। बस आप ये मुकदमा मुझ पर छोड़ दीजिए और जैसा मैं कहूं वैसा ही कीजिएगा। अकबर के पास अब बीरबल पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अध्याय 4, चोर की पेशी और उल्टा न्याय। बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी शाही खजाना लूटा है वो खुद दरबार में हाजिर हो जाए। उसे सजा नहीं बल्कि इनाम दिया जाएगा, क्योंकि वो पीड़ित है। ये सुनकर वो चोर, जिसका नाम हीरा सिंह था, हैरान रह गया। वह एक चालाक चोर था और उसे लगा कि ये कोई चाल है, लेकिन लालच और अहंकार में आकर उसने दरबार में पेश होने का फैसला किया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हीरा सिंह को बड़े ही सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। उसे बैठने के लिए एक नरम गद्दी दी गई। दूसरी तरफ शाही खजांची को अपराधियों की तरह कटघरे में खड़ा किया गया। बीरबल ने न्यायाधीश की जगह ली और मुकदमा शुरू किया। खजांची, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने सोने चांदी के गुमान में इस बेचारे मासूम इंसान हीरा सिंह की ओर इशारा करते हुए को चोरी करने के लिए उकसाया। तुमने इसे इतना लालच दिया कि यह खुद को रोक नहीं पाया। बोलो, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? खजांची बेचारा क्या बोलता, वो तो कांप रहा था। हीरा सिंह ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि वो आसानी से बच निकलेगा। बीरबल ने फिर हीरा सिंह की ओर मुड़कर कहा, ऐ पीड़ित और महान व्यक्ति, हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे शाही खजाने ने तुम्हें इतना कष्ट दिया। हम तुम्हें पूरा न्याय देंगे। आज से इस उल्टी अदालत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाएगा। बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले,
हुक्म दिया जाता है कि शाही खजांची को उसकी इस घोर लापरवाही के लिए पद से हटाया जाता है। और क्योंकि हीरा सिंह जी खजाने के सबसे बड़े पीड़ित थे, इसलिए आज से इन्हें मुगल सल्तनत का नया खजांची नियुक्त किया जाता है। ये सुनते ही हीरा सिंह के होश उड़ गए। क्या? मैं खजांची? हाँ, बीरबल ने जोर देकर कहा। और सजा यही खत्म नहीं होती। खजाने में जो भी थोड़ा बहुत माल बचा है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी होगी। अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो उसे तुम्हारी खाल उधेड़ कर वसूला जाएगा। कबूल है ये पद और ये न्याय। अब हीरा सिंह को सारा खेल समझ में आ गया। वो चोर था, रखवाला नहीं। उसे खजांची बना देना, उसे फांसी पर चढ़ाने से भी बदतर सजा थी। वो जानता था कि वो इस जिम्मेदारी को कभी नहीं निभा पाएगा और आखिर में पकड़ा ही जाएगा। वो फौरन बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा। नहीं हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे खजांची नहीं बनना। मैं चोर हूं। मैंने ही चोरी की है। सारा माल मैंने अपने तहखाने में छुपा रखा है। आप मुझे जेल में डाल दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे खजांची मत बनाइए। मैं ये उल्टा न्याय नहीं सह सकता। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। उन्होंने उल्टे नियमों का इस्तेमाल करके ही चोर से सीधा सच उगलवा लिया था। अध्याय 5। सीधा सबक। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और बीरबल की चतुराई पर गर्व भी। उन्होंने तुरंत उल्टी अदालत को भंग करने का आदेश दिया। चोर हीरा सिंह को जेल भेज दिया गया और उसका चुराया हुआ सारा माल बरामद कर लिया गया। किसान दीनू को उसका कुआं वापस मिला और सेठ धनीराम को उसके अपराध के लिए दंडित किया गया। शहर में एक बार फिर न्याय का राज स्थापित हो गया। उस शाम अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम खेल खेल में न्याय की आत्मा को ही खत्म करने चले थे। तुमने साबित कर दिया कि नियम सीधे हों या उल्टे, असली न्याय तो विवेक और बुद्धि से ही होता है। तुम सच में हमारी सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय एक सीधी और पवित्र धारा की तरह है। उसे उलटने की कोशिश करने पर वो सब कुछ डुबो देती है। आज का दिन सल्तनत हमेशा याद रखेगी। और इस तरह अकबर की उल्टी अदालत का किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक मजेदार कहानी के रूप में जो ये सबक सिखाती है कि न्याय के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और आपके चैनल प्रिया हिंदी कहानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। शुभकामनाएं। नमस्ते प्रिया जी। आपके YouTube चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए एक और नई और रोमांचक कहानी प्रस्तुत है। ये कहानी बीरबल और गुम होती आवाज पर आधारित है, जो रहस्य और बुद्धिमानी का एक अनूठा मिश्रण है। ये पूरी कहानी है जिसे आप अपने नए एपिसोड के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कहानी बीरबल और गुम होती आवाज। अध्याय 1। खामोशी का आगाज। आगरा की उस शाम यमुना नदी के किनारे बसे शाही महल में जश्न का माहौल था। हर साल की तरह इस साल भी वसंत के आगमन पर जश्न-ए-बहार का आयोजन किया गया था। पूरे महल को फूलों और दियों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस जश्न की सबसे बड़ी शान थे संगीत सम्राट तानसेन, जिनकी आवाज का जादू सुनने के लिए न सिर्फ शहंशाह अकबर और उनके दरबारी बल्कि दूर दूर से लोग आते थे। आज की शाम कुछ खास थी। तानसेन एक नई राग बहार प्रस्तुत करने वाले थे। कहा जाता था कि इस राग में इतनी शक्ति थी कि इसे सुनकर मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी आंखों में तानसेन को सुनने की बेसब्री साफ झलक रही थी। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास ही बैठे थे और माहौल की गंभीरता को देख रहे थे। जैसे ही तानसेन को मंच पर आने का निमंत्रण दिया गया,
पूरे दरबार में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। तानसेन अपनी तानपुरे के साथ मंच पर आए। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उन्होंने गाने के लिए अपना मुंह खोला, एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके होठ हिले, गला हरकत में आया, लेकिन एक भी सुर बाहर नहीं निकला। सिर्फ एक दबी हुई, घबराई हुई सी फुसफुसाहट हवा में तैर कर रह गई। तानसेन ने दोबारा कोशिश की, इस बार और ज्यादा जोर लगाकर, लेकिन नतीजा वही रहा। उनकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। किसी ने उसे उनसे छीन लिया था। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और आंखें डर से भर गई। ये देखकर पूरा दरबार सकते में आ गया। शहंशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। तानसेन, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लेकिन तानसेन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस असहाय होकर अपना गला पकड़कर रह गए। जश्न का माहौल पल भर में डर और रहस्य के अंधेरे में डूब गया। संगीत की महफिल मातम की खामोशी में बदल गई। अध्याय 2, शक की सुइया और बीरबल की तहकीकात। अगली सुबह पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि संगीत के जादूगर तानसेन की आवाज रहस्यमयी तरीके से चली गई है। महल में हर कोई डरा हुआ था। किसी को लगता था कि ये किसी की बुरी नजर का असर है, तो कोई इसे काला जादू बता रहा था। शहंशाह अकबर ने फौरन एक आपातकालीन दरबार बुलाया। तानसेन उदास और टूटे हुए एक कोने में बैठे थे। शाही हकीम हकीम अब्दुल ने रात भर उनकी जांच की थी, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। जहां पनाह हकीम साहब ने सिर झुकाकर कहा, हमने हर तरह की जड़ी बूटी और दवा का इस्तेमाल करके देख लिया है। तानसेन के गले में कोई चोट या बीमारी के निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज को किसी ने चुरा लिया हो। यह चिकित्सा का नहीं, किसी और ही चीज का मामला लगता है। ये सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शक की सुई सीधे तानसेन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी गायक उस्ताद जमान खान पर जा टिकी। जमान खान भी एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन तानसेन की मौजूदगी में उन्हें कभी वो शोहरत नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, आलम पनाह, मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी मनहूस जमान खान का काम है। वो तानसेन की कामयाबी से जलता है। मैंने खुद उसे कल शाम को महल के पिछले हिस्से में कुछ अजीब सी पूजा करते हुए देखा था। जरूर उसने कोई काला जादू करवाया है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर ये सच है तो हम जमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बीरबल, हम ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। 24 घंटे के अंदर हमें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर सच हमारे सामने लाओ। बीरबल, जो अब तक सब कुछ शांति से सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे। जो हुक्म जहांपना, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए मुझे हर किसी से, चाहे वो कोई भी हो, सवाल करने की इजाजत चाहिए होगी। तुम्हें पूरी इजाजत है, अकबर ने कहा। बीरबल की तहकीकात शुरू हुई। उनका पहला पड़ाव थे उस्ताद जमान खान। जमान खान अपने घर पर उदास बैठे थे। बीरबल को देखकर वो हैरान रह गए। मुझे पता था कि शक मुझ पर ही आएगा। जमान खान ने ठंडी आवाज में कहा, हां, मैं तानसेन से मुकाबला करता हूं। मैं उनसे जलता भी हूं, लेकिन मैं इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता। संगीत मेरी भी इबादत है और मैं किसी कलाकार के साथ ऐसा घिनौना मजाक करने की सोच भी नहीं सकता। तो फिर आप कल शाम महल के पीछे क्या कर रहे थे? बीरबल ने सीधे सवाल किया। जमान खान ने एक गहरी सांस ली। मैं अपने गुरु का सिखाया हुआ एक पुराना रियाज कर रहा था। जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता है, मैं उस गुप्त स्थान पर जाकर रियाज करता हूं, ताकि मेरी आवाज में और निखार आए। मैं तानसेन को हराना चाहता था, लेकिन अपनी कला से, किसी जादू टोने से नहीं। बीरबल ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। इसके बाद बीरबल शाही हकीम से मिले। हकीम साहब, क्या आपको तानसेन के कमरे या उनके खाने पीने की किसी चीज में कुछ भी असामान्य लगा? हकीम साहब ने कुछ सोचते हुए कहा, कुछ खास नहीं।
सिवाय एक चीज के, उनके कमरे में एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा था जिसमें पहाड़ों पर खिलने वाले कुछ दुर्लभ और अनजाने फूल थे। मैंने ऐसे फूल पहले कभी नहीं देखे। उनकी खुशबू बहुत तेज और थोड़ी अजीब थी। ये एक छोटा सा सुराग था, लेकिन बीरबल के लिए काफी था। इसके बाद वो उस सेवक से मिले जो तानसेन के कमरे की देखरेख करता था। ये गुलदस्ता कौन लाया था? बीरबल ने पूछा। सेवक ने डरते डरते जवाब दिया, हुजूर, ये गुलदस्ता शहंशाह की सबसे छोटी बेटी शहजादी मेहरुन्निसा ने अपने बागबान से कहकर तानसेन के लिए तोहफे में भिजवाया था। वो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है और चाहती थी कि अपनी नई राग गाने से पहले तानसेन इन खूबसूरत फूलों को देखकर खुश हो। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। शक की सुई अब किसी दुश्मन से हटकर एक मासूम तोहफे पर आ टिकी थी। अध्याय 3, बीरबल का नाट्य और रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन दरबार फिर से लगा। हर किसी की नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने बेसब्री से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच का पता लगा पाए? कौन है वो गुनहगार? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, गुनहगार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खूबसूरत धोखा है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने सेवक को वही गुलदस्ता दरबार में लाने का आदेश दिया जो तानसेन के कमरे में रखा था। फूल अब भी ताजे और खूबसूरत लग रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहना शुरू किया, हम सबने इस मामले को जादू टोने और दुश्मनी से जोड़कर देखा, लेकिन असलियत हमारी आंखों के ठीक सामने थी। बीरबल ने उस्ताद जमान खान को दरबार में बुलाया। उस्ताद, क्या आप मेहरबानी करके इस फूल को सूंघकर इसकी खुशबू के बारे में कुछ बता सकते हैं? जमान खान ने फूल सूंघा। इसकी खुशबू बहुत तेज है और थोड़ी थोड़ी कड़वी सी है। फिर बीरबल ने शाही हकीम को बुलाया और उनसे भी वही करने को कहा। हकीम ने फूल सूंघते ही कहा, अरे, ये तो, इसकी महक मेरे गले में एक अजीब सी खराश पैदा कर रही है। अब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। आलम पनाह, ये कोई साधारण फूल नहीं है। ये हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ पौधा है जिसका नाम खामोश गुल है। ये देखने में बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन इसके पराग, पॉलन, में एक ऐसा प्राकृतिक रसायन होता है जो अगर सांस के जरिए अंदर चला जाए तो गले की मांसपेशियों को कुछ समय के लिए सुन्न कर देता है। इससे व्यक्ति की आवाज अस्थायी रूप से चली जाती है, बिना किसी बाहरी चोट या निशान के। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे बताया, शहजादी मेहरुन्निसा ने अपनी मासूमियत में ये तोहफा तानसेन को भेजा था, ये जाने बिना कि ये खूबसूरत फूल ही उनके पसंदीदा गायक की आवाज की खामोशी का कारण बन जाएगा। तानसेन ने अपनी प्रस्तुति से पहले पूरी रात इस गुलदस्ते को अपने सिर के पास रखकर रियाज किया, जिसकी वजह से इसके पराग कण उनकी सांस में चले गए और धीरे धीरे उनकी आवाज को ब्लॉक कर दिया। उस्ताद जमान खान बेकसूर है। वो सिर्फ अपना रियाज कर रहे थे और हकीम साहब इसलिए कुछ पता नहीं लगा पाए, क्योंकि ये कोई बीमारी थी ही नहीं। ये सुनकर तानसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी आवाज जाने की वजह इतनी सरल थी। अकबर ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा बीरबल? क्या तानसेन की आवाज कभी वापस आएगी? बीरबल मुस्कुराए, जरूर आएगी जहां पनाह। इस फूल का असर केवल कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिनों तक रहता है। जैसे ही इसके पराग का असर खत्म होगा, तानसेन की आवाज पहले की तरह ही मधुर और सुरीली हो जाएगी। हमें बस इन फूलों को उनसे दूर करना है और उन्हें गर्म पानी और शहद का सेवन कराना है। अध्याय 4, संगीत की वापसी। बीरबल के कहे अनुसार तानसेन को एक अलग कमरे में रखा गया और उन फूलों को महल से बहुत दूर फेंक दिया गया। 2 दिन इंतजार में बीते। पूरा आगरा तानसेन की आवाज की वापसी के लिए दुआ कर रहा था। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण ने महल को छुआ, तानसेन ने धीरे से अपना गला साफ किया और एक हल्का सा सुर लगाया। सा, वो आवाज कमजोर थी, लेकिन वो उनकी अपनी आवाज थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
शाम तक वो पूरी तरह से गाने में सक्षम हो चुके थे। शहंशाह अकबर ने उसी शाम फिर से जश्न बहार का आयोजन करने का आदेश दिया। दरबार एक बार फिर खचाखच भरा था, लेकिन इस बार लोगों की आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद और खुशी थी। तानसेन मंच पर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राग बहार के जो सुर छेड़े, उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज और भी ज्यादा जादुई और दिल को छू लेने वाली हो गई थी। संगीत पूरे दरबार में ऐसे फैल रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। जब उनका गायन समाप्त हुआ तो शहंशाह अकबर अपनी जगह से उठकर उनके पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, अकबर ने पूरे दरबार के सामने कहा, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान की अक्ल और समझदारी में होता है। जहां हम सब अंधविश्वास और शक के अंधेरे में भटक रहे थे, वही तुमने अपनी बुद्धि की रोशनी से सच को उजागर कर दिया। तुम सच में मुगल सल्तनत के सबसे कीमती नगीने हो। उस्ताद जमान खान भी तानसेन के पास आए और दोनों महान कलाकार पहली बार दुश्मनी भूलकर एक दूसरे से गले मिले। उस दिन संगीत की जीत हुई, दोस्ती की जीत हुई और सबसे बढ़कर बीरबल की बुद्धिमानी की जीत हुई। समाप्त। मुझे आशा है कि यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी आपके चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए एक शानदार और वायरल एपिसोड साबित होगी। शुभकामनाएं। नमस्ते प्रिया जी। आपके YouTube चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए मैं अकबर की बेमतलब बहस पर आधारित एक मजेदार और नई कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कहानी पूरी है और इसे आप अपने नए एपिसोड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कहानी शहंशाह का सवाल और शाही खिचड़ी। एक दिन आगरा के शाही दरबार में हर तरफ शांति थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम में एक खुशनुमा ठंडक थी। ऐसे में शहंशाह अकबर का मन किसी गंभीर राजकाज के मसले में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनका दिल कुछ हल्की फुल्की मजेदार चर्चा के लिए उत्सुक था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अपनी मंद मुस्कान के साथ शहंशाह के बगल में विराजमान थे। अचानक अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक अजीबोगरीब सवाल दाग दिया। दरबारियों, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? हमारी शाही कलम, जिससे हम कोई भी फरमान जारी कर सकते हैं, या हमारे बावर्ची खाने का एक साधारण कड़छुल? ये सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसा बेमतलब का सवाल था? कलम और कड़छुल का क्या मुकाबला? एक चापलूस मंत्री जिसका नाम हकीमुल मुल्क था, फौरन खड़ा हुआ और बोला, आलम पनाह, यह भी कोई पूछने की बात है? आपकी कलम की एक नोक पर सल्तनतें बनती और बिगड़ती है। एक कड़छुल भला उसका क्या मुकाबला करेगा? आपकी कलम ही सबसे ताकतवर है। दूसरे दरबारियों ने भी हां में हां मिलानी शुरू कर दी। जहां पनाह सही फरमा रहे हैं, कलम के आगे तो तलवारें झुक जाती है। कड़छुल किस खेत की मूली है? ऐसी ही बातें चारों ओर से आने लगी। अकबर ये सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक चुप थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम भी यही मानते हो कि हमारी कलम ही सबसे शक्तिशाली है? बीरबल अपनी जगह से उठे, सिर झुकाकर अदब से कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरा मानना है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी एक मामूली कड़छुल भी आपकी शाही कलम पर भारी पड़ सकता है। यह सुनते ही अकबर की त्योरियां चढ़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? तुम हमारे फरमान की ताकत को एक मामूली कड़छुल से कम आंक रहे हो? पूरा दरबार हैरान था। बीरबल ने आज सीधे सीधे शहंशाह की बात काट दी थी। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, आलम पनाह, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर चीज का अपना महत्व होता है। कलम सल्तनत चलाती है तो कड़छुल उस सल्तनत के लोगों का पेट भरता है। भूखे पेट न तो कोई जंग जीत सकता है और न ही कोई फरमान लिख सकता है। अकबर को यह तर्क पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं।
उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी इस बात को गलत साबित करके रहेंगे। हम आज ही एक फरमान जारी करते हैं कि अगले 3 दिनों तक शाही बावर्ची खाने में कोई भी कड़छुल का इस्तेमाल नहीं करेगा। देखते हैं कि तुम्हारा कड़छुल हमारी कलम के हुक्म को कैसे तोड़ता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म जहांपनाह। फरमान पूरे महल में सुना दिया गया। शाही बावर्ची उस्ताद रमजान अली सिर पकड़कर बैठ गया। बिना कड़छुल के खाना कैसे बनेगा? न दाल हिलाई जा सकती थी, न सब्जी पकाई जा सकती थी, नहीं चावलों को पलटा जा सकता था। पहला दिन, दोपहर के खाने का समय हुआ। शहंशाह अकबर बड़ी उम्मीद से दस्तरखान पर बैठे। उनके सामने तरह तरह के सूखे मेवे, फल और शरबत रख दिए गए। कोई पका हुआ भोजन नहीं था। अकबर ने पूछा, खाना कहाँ है? खिदमतगार ने डरते डरते जवाब दिया, आलमपना, आपके हुक्म के मुताबिक बावर्ची खाने में कड़छुल का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी पकाया नहीं जा सका। अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने मेवे खाकर काम चला लिया। दरबारियों ने भी जैसे तैसे अपना पेट भरा। दूसरा दिन, सुबह से ही शहंशाह का मिजाज बिगड़ा हुआ था। उन्हें सुबह सुबह गर्मा गर्म हलीम खाने की आदत थी, लेकिन आज फिर नाश्ते में सिर्फ फल और दूध मिला। दोपहर तक भूख से उनका बुरा हाल हो गया था। पूरे महल का यही हाल था। सिपाही सुस्त थे, बेगमें चिड़चिड़ी हो रही थी और मंत्री एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। हर कोई भूखा और परेशान था। दरबार लगा, लेकिन किसी का भी किसी काम में मन नहीं लगा। सबके दिमाग में बस गर्मा गर्म खाने का ख्याल घूम रहा था। शाम होते होते अकबर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये सब क्या है? महल में हर कोई परेशान है। राजकाज का काम ठप पड़ गया है। बीरबल ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, ये तो आपकी कलम की ताकत का असर है। आपने हुक्म दिया और सबने माना। देखिए आपकी कलम कितनी शक्तिशाली है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उनका अहंकार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हम कुछ भी करें, लेकिन हम अपना फरमान वापस नहीं लेंगे। तीसरा दिन, आज महल में बगावत जैसा माहौल था। अकबर खुद भूख से बेहाल थे। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और सिर में तेज दर्द हो रहा था। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी बीरबल उनके कक्ष में आए। उनके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी हांडी थी, जिसमें से गर्मा गर्म खिचड़ी की मनमोहक खुशबू आ रही थी। अकबर ने ललचाई नजरों से खिचड़ी की तरफ देखा। बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये खिचड़ी है। मैंने इसे खुद अपने घर पर बनवाया है। लेकिन कैसे? हमने तो कड़छुल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल मुस्कुराए, आलमपनाह, आपका हुक्म शाही बावर्ची खाने के लिए था, मेरे घर के लिए नहीं। और वैसे भी इसे बनाने में मैंने कड़छुल का नहीं, बल्कि एक लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल किया है। अकबर अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने फौरन खिचड़ी का कटोरा लिया और ऐसे खाने लगे जैसे कई जन्मों से भूखे हों। खिचड़ी का एक एक दाना उनके लिए अमृत जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में उन्होंने पूरी हांडी साफ कर दी। पेट में अनाज जाते ही अकबर की जान में जान आई। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने एक लंबी डकार ली और बीरबल की ओर देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर को अपनी बेमतलब की जिद पर अब हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा, हम हार गए बीरबल, और तुम जीत गए। आज हमें समझ आया कि सल्तनत चलाने वाली कलम कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन पेट भरने वाले कड़छुल का महत्व उससे कम नहीं है। एक भूखा शहंशाह कोई फरमान नहीं लिख सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जीता जहांपनाह, बल्कि आज अनुभव जीता है। हर चीज का अपनी जगह पर महत्व होता है और किसी को भी कम आंकना मूर्खता है। अकबर ने तुरंत अपना बेमतलब का फरमान वापस लेने का हुक्म दिया। शाही बावर्ची खाने में फिर से कड़छुल और करछियां खड़कने लगी।
उस रात पूरे महल में एक शानदार दावत हुई और सबने जी भरकर खाना खाया। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी किसी छोटी से छोटी चीज के महत्व को कम समझने की गलती नहीं की, और दरबार में जब भी कोई इस घटना को याद करता तो सब हंस पड़ते। समाप्त। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दर्शकों को पसंद आएगी और आपका ये एपिसोड वायरल होगा। आपके चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपने मुख्य सेनापति से आगे आने को कहा। सेनापति ने भी सिर झुका लिया और कहा, आलम पनाह, जंग के मैदान में दुश्मनों को धोखा देने के लिए कई बार मुझे असत्य का सहारा लेना पड़ा है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हो सकता। एक एक करके बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों, सलाहकारों और यहां तक कि मुख्य काजी से भी पूछा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर खुद को पूर्ण सत्यवादी घोषित करे। सबने किसी न किसी बहाने से ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला है। अब बादशाह अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल रही थी। वो बीरबल की चाल समझ चुके थे। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, क्या हमारी प्रजा में कोई ऐसा है जो इस शर्त को पूरा कर सके? हजारों की भीड़ में कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। अंत में बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे और झरने के पास आए। उन्होंने कहा, अपनी सल्तनत और अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक बादशाह को भी कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए मैं भी इस झरने को छूने का अधिकारी नहीं हूं। अध्याय 5, बीरबल का ज्ञान और कहानी का सार। जैसे ही बादशाह ने यह कहा, बीरबल ने जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कहा, मुबारक हो जहांपनाह, यही इस झरने की सबसे बड़ी परीक्षा थी और आप सब इसमें पास हो गए। सब हैरान थे कि बीरबल क्या कह रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए रहस्य से पर्दा उठाया। जहांपनाह, दुनिया में ऐसा कोई जादुई झरना नहीं है जो झूठ को पकड़ सके। ये तो बस एक साधारण तालाब है। सबसे बड़ा और सच्चा झूठ का झरना तो हर इंसान के अपने अंदर होता है, जिसे हम अंतरात्मा या ज़मीर कहते हैं। उन्होंने आगे समझाया, जब हमें डर होता है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है। मैंने तो बस उसी डर को एक बाहरी रूप दे दिया था। इस झरने के डर से आगरा के हर इंसान ने अपने अंदर झांका, अपने झूठों को याद किया और ये स्वीकार किया कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सच्चा नहीं हो सकता। फिर बीरबल ने वो पोथी निकाली जिसमें उन्होंने सभी दरबारियों और अधिकारियों के कबूलनामे दर्ज किए थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस झरने ने एक और चमत्कार किया है। इसने कई बड़े बड़े राज खोले हैं जिनसे सल्तनत का बहुत भला हो सकता है। ये देखकर मीर कासिम और उसके साथियों के होश उड़ गए। वे बादशाह के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बादशाह अकबर बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। वो जोर से हंसे और कहा, मान गए बीरबल, तुमने बिना किसी जादू के, बिना किसी तलवार के, सिर्फ अपनी अक्ल से हम सबको और पूरी सल्तनत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर है। बादशाह ने उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे, उनकी सच्चाई को देखते हुए एक मौका दिया और भविष्य में ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। और इस तरह झूठ का झरना की कहानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना ही सबसे बड़ी बहादुरी और सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी बीरबल और झूठ का झरना। उम्मीद है आपको ये नया एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल प्रिया हिंदी कहानीज पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप भविष्य में ऐसी ही मजेदार कहानियां सुन सकें। अगली कहानी तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। रात पहर दर पहर बीतती गई।
सर्दी और भी जानलेवा होती गई। किनारे पर खड़े सिपाही भी आग जलाकर बैठे थे, लेकिन केशव उसी बर्फीले पानी में एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। रहीम चाचा नाम का एक बूढ़ा सिपाही, जो दिल का बहुत नरम था, दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में केशव के लिए दया और सम्मान दोनों थे। वो मन ही मन दुआ कर रहा था, ऐ खुदा, इस गरीब की हिम्मत को टूटने मत देना। अध्याय 5। उम्मीद का सवेरा और नाइंसाफी का अंधेरा। आखिरकार वो लंबी और भयानक रात खत्म हुई। पूरब के आसमान पर जब सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी, तो केशव अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और अकड़ गया था, लेकिन वो जिंदा था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई जीत ली थी। किनारे पर खड़े सिपाहियों ने दौड़कर उसे पानी से बाहर निकाला। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे गर्म कंबलों में लपेटा गया और आग के पास लिटाया गया। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अगले दिन उसे शहंशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। वो अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन स्वाभिमान से तनकर खड़ा था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। वो केशव की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहादुर इंसान, तुमने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। हम अपनी जुबान के पक्के हैं, तुम इनाम के हकदार हो। अकबर ने अपने खजांची को 1000 अशरफिया लाने का हुक्म दिया। केशव की आंखें खुशी से भर आई। उसे लगा कि अब उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठा और शातिर अंदाज में बोला, 1 मिनट जहांपना, इंसाफ करने से पहले पूरी बात तो जान लीजिए। इस आदमी ने बेईमानी की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कैसी बेईमानी? मुल्ला ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहा, आलमपना, शर्त थी कि बिना किसी सहारे के पूरी रात पानी में बितानी है। लेकिन ये ब्राह्मण तो पूरी रात शाही किले में जल रहे एक दिए को घूरता रहा। उस दिए की गर्मी से ही इसे ताकत मिली और ये जिंदा बच पाया। इसलिए इसने शर्त को पूरी तरह से नहीं निभाया। ये इनाम का हकदार नहीं है। ये एक बेतुकी और मूर्खतापूर्ण दलील थी, लेकिन मुल्ला ने इसे इतने विश्वास के साथ पेश किया कि कुछ दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। शहंशाह अकबर, जो नियमों के बहुत पक्के थे, इस दलील के जाल में फंस गए। उन्हें लगा कि बात तो सही है, शर्त में किसी भी बाहरी सहारे की मनाही थी। 1 मील दूर जल रहे दिए से भला क्या गर्मी मिल सकती थी? ये सोचने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने केशव की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, धोखेबाज, तूने हमारे साथ छल किया है। तू इनाम का नहीं, सजा का हकदार है। दफा हो जा हमारी नजरों से, वरना जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। ये सुनते ही केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इनाम के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसे ही धोखेबाज कहा जा रहा था। उसकी उम्मीद, उसकी खुशी, सब एक पल में चकनाचूर हो गई। नदी की ठंड भी उसे इतना नहीं तोड़ पाई थी जितना दरबार की इस नाइंसाफी ने तोड़ दिया था। वो कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो वही दरबार में बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बीरबल, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा था। उन्होंने शहंशाह की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वो जानते थे कि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार है। शहंशाह का गुस्सा जब शांत होगा, तब उन्हें उनकी गलती का एहसास एक अलग ही तरीके से कराना होगा। अध्याय 6। बीरबल का खामोश विरोध। उस दिन के बाद बीरबल ने दरबार में आना बंद कर दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। अकबर को उनकी कमी खलने लगी। दरबार में कोई मजाक मस्ती नहीं होती थी, कोई बुद्धिमानी की बातें नहीं होती थी। जब भी कोई मुश्किल मसला आता तो अकबर की आंखें बीरबल को ढूंढती, पर वो वहां नहीं होते थे। अकबर को उनकी गैर मौजूदगी बेचैन करने लगी।
उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही जब लौटा तो उसने बड़ा अजीब सा पैगाम सुनाया। जहां पनाह, बीरबल जी कह रहे हैं कि वो एक बहुत जरूरी काम में लगे हैं। वो एक खास खिचड़ी पका रहे हैं। जब वो पक जाएगी तभी दरबार में हाजिर होंगे। अकबर ये सुनकर हैरान हुए। भला खिचड़ी पकाने में कितना वक्त लगता है? उन्होंने सोचा शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब और 2 दिन गुजर गए और बीरबल नहीं आए तो अकबर का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद बीरबल के घर जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। अध्याय 7, खिचड़ी का सबक। अगली सुबह शहंशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल अपने बागीचे में बड़े आराम से एक चारपाई पर बैठे हैं। लेकिन सामने का नजारा बड़ा अजीब था। बागीचे में लकड़ी का एक बहुत ऊंचा, करीब 10 फुट का तिपाया, ट्राइपॉड खड़ा था। उस तिपाए के ऊपर एक हांडी लटक रही थी जिसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी गई थी। और उस हांडी के ठीक नीचे जमीन पर कुछ लकड़ियां रखकर एक छोटी सी आग जलाई गई थी। आग की लपटें हांडी से इतनी दूर थी कि उनकी गर्मी का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। अकबर ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? ये क्या बचपना है? इतनी दूर रखी आग से ये खिचड़ी क्या अगले जन्म में पकेगी? बीरबल अपनी जगह से अदब से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं पकेगी जहांपना? जरूर पकेगी। मैं तो बस आपके ही इंसाफ के तरीके पर चल रहा हूं। अकबर हैरान रह गए। हमारे इंसाफ का तरीका? क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, आलम पनाह, अगर वो गरीब ब्राह्मण केशव जो यमुना नदी के बर्फीले पानी में खड़ा था 1 मील दूर जल रहे दिए से गर्मी हासिल कर सकता है, तो मेरी ये खिचड़ी जो आग से सिर्फ 10 फुट की दूरी पर है यकीनन उससे कहीं ज्यादा जल्दी पक जाएगी। अध्याय 8, शहंशाह की ठंडी दावत। बीरबल के ये शब्द किसी तीर की तरह अकबर के दिल में जा लगे। एक पल में उनकी आंखों के आगे से गुस्से और नासमझी का पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक बेगुनाह और मजबूर इंसान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उनका सिर शर्म से झुक गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने हमारी आंखें खोल दी बीरबल। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम उस गरीब ब्राह्मण के साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा पछतावा सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। आपने एक भूखे और जरूरतमंद इंसान को उसके हज की गर्मी से महरूम रखा। अब आपको अपनी नाइंसाफी की ठंडक को खुद महसूस करना होगा। ये कहकर बीरबल, शहंशाह और उनके साथ आए उन सभी दरबारियों को जिन्होंने मुल्ला का साथ दिया था एक खास दावत के लिए अंदर ले गए। अंदर एक आलीशान दस्तरखान बिछा था। उस पर सोने चांदी के बर्तनों में शाही पकवान सजे थे। गर्मा गर्म बिरयानी, लजीज कोरमा, मुलायम कबाब और तरह तरह के मिष्ठान। उन्हें देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, सबने चौंक कर उसे बाहर थूक दिया। सारे पकवान देखने में जितने भी लजीज लग रहे थे, खाने में एकदम ठंडे और बेस्वाद थे। उन्हें घंटों पहले बनाकर रख दिया गया था। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब बीरबल ने अपनी शांत मगर दमदार आवाज में कहा, शहंशाह, इसे कहते हैं ठंडी दावत। ये उस टूटे हुए वादे का स्वाद है। ये उस नाइंसाफी का जायका है जो आपने उस गरीब ब्राह्मण को परोसी थी। आपने उसे उम्मीद की एक गर्म दावत दिखाकर बदले में ठंडी, बेरुखी और मायूसी दी। आज आपने उसी ठंडक को चखा है। अध्याय 9, इंसाफ की गर्मजोशी। ये सबक इतना गहरा था कि अकबर की आंखों में आंसू आ गए। मुल्ला 2 प्याजा और दूसरे दरबारियों की गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। अकबर ने उसी वक्त हुक्म दिया कि केशव को पूरे मान सम्मान के साथ महल में लाया जाए। जब केशव डरासमा दरबार में पहुंचा तो शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से नीचे उतर आए।
वो केशव के पास गए और पूरे भरे दरबार के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उन्होंने कहा, केशव, हमसे भूल हुई। हमने तुम्हारी हिम्मत का अपमान किया। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। ये देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक शहंशाह एक आम आदमी से माफी मांग रहा था। अकबर ने न सिर्फ केशव को 1000 अशर्फिया दी, बल्कि इनाम को दोगुना करके 2000 अशर्फिया कर दिया। उन्होंने उसे शाही पुस्तकालय में एक विद्वान का पद दिया, ताकि उसे फिर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने शाही हकीम को बुलवाकर केशव की पत्नी पार्वती का इलाज शुरू करवाया। उस दिन के बाद केशव और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। उनके घर में फिर कभी अंधेरा या ठंडक नहीं आई। पार्वती जल्द ही स्वस्थ हो गई। गौरी नए कपड़ों और खिलौनों से खेलने लगी और केशव को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। उनके जीवन में इंसाफ की गर्मजोशी ने सर्दियों की सारी ठंडक को हमेशा के लिए मिटा दिया था। और दूर खड़ा बीरबल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था, ये जानते हुए कि असली इंसाफ सिर्फ सजा या इनाम देना नहीं, बल्कि किसी के दर्द को महसूस करने की काबिलियत रखना है। समाप्त। बीरबल और जूते का इंसाफ, सच्चाई की अनोखी पहचान। आपके चैनल प्रिया हिंदी कहानी के लिए एक नया, मजेदार और वायरल होने वाला एपिसोड। अध्याय 1। एक शांत सुबह और एक उलझा हुआ मामला। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम अदलो इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उनके दौर में आगरा शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और न्याय का एक जीता जागता मरकज केंद्र था। शहंशाह अकबर खुद भी हर मसले को बड़ी संजीदगी से सुनते और कोशिश करते कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक काबिल मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन जब भी कोई मामला ऐसा फंस जाता जहां सबकी अक्ल जवाब दे जाती, तो सबकी निगाहें सिर्फ एक ही शख्स पर जाकर टिकती थी, बीरबल। बीरबल, जो न सिर्फ अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त और विश्वास पात्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, गहरी सूझबूझ और किसी भी समस्या की तह तक पहुंच जाने की काबिलियत के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। बीरबल का मानना था कि कोई भी झूठ कितना ही सफाई से क्यों न बोला जाए, अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। बस जरूरत है तो उस सुराग को पहचानने वाली पारखी नजर की। एक रोज जब सुबह की नरम धूप आगरा के शाही किले को सुनहरा कर रही थी, अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी और दरबारी अदब से अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। शहंशाह कुछ जरूरी कागजात पर नजर डाल रहे थे कि तभी दरबार ने हाजिर होकर इत्तिला दी, आलमपना, शहर के 2 नामी सौदागर रामदास और श्यामदास आपसे इंसाफ की गुहार लगाने आए हैं। मामला बड़ा पेचीदा है और कोतवाल साहब भी इसे सुलझा नहीं पाए। अकबर ने सिर उठाकर इजाजत दी। कुछ ही पलों में 2 अधेड़ उम्र के आदमी, जो अपने लिबास से काफी अमीर लग रहे थे, दरबार में हाजिर हुए। एक का नाम रामदास था, जिसके चेहरे पर शराफत और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। दूसरा श्यामदास था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी और आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों ने झुककर शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, क्या मसला है तुम दोनों का? सुबह सुबह दरबार में हाजिर हुए हो और सुना है कि कोतवाल भी तुम्हारा झगड़ा नहीं सुलझा पाया। श्यामदास फौरन आगे बढ़ा और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दरबार को प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, आप ही हमारे अन्नदाता और मुंसिफ न्यायाधीश हैं। ये रामदास, जो कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, आज मेरे साथ सरासर बेईमानी पर उतर आया है। इसने मेरी एक बेशकीमती चीज पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रामदास ने दुखी मन से कहा, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। चीज मेरी है,
जिसे ये अपनी बताकर हड़पना चाहता है। मैंने बड़ी मेहनत की कमाई से उसे खरीदा था। अकबर ने हाथ उठाकर दोनों को शांत किया और पूछा, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है? तभी श्यामदास ने अपने नौकर को इशारा किया, जो एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज लेकर आया था। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गई। उस कपड़े में जूतियों की एक जोड़ी थी, लेकिन वो कोई आम जूतियां नहीं थी। वे काले मखमल से बनी थी, जिन पर सोने और चांदी के तारों से इतनी बारीक कारीगरी की गई थी कि देखने वाले की नजर ही न हटे। उन पर छोटे छोटे असली मोती और पन्ने जड़े हुए थे, जो रोशनी पड़ते ही जगमगा उठते थे। ऐसी नायाब और कीमती जूतियां शायद ही किसी ने पहले देखी हो। अकबर खुद भी उन जूतियों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, वाकई ये तो किसी शहंशाह के पहनने लायक है। अब तुम दोनों में से कोई एक बताओ कि पूरा मामला क्या है। अध्याय 2, दो सौदागर, एक कहानी। श्यामदास ने एक बार फिर फुर्ती दिखाते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, आलमपना, मैं एक बड़ा सौदागर हूं और दूर दराज के मुल्कों से नायाब चीजें लाकर यहां बेचता हूं। कुछ महीने पहले मैं फारस की यात्रा पर गया था। वहां के एक बहुत बड़े कारीगर ने ये जूतियां खास मेरे लिए तैयार की थी। इन्हें बनाने में पूरे 6 महीने लगे थे। मैं इन्हें कल ही अपने संदूक से निकालकर पहनने वाला था कि मेरा ये दोस्त रामदास मेरे घर आया। उसकी नीयत इन जूतियों को देखकर खराब हो गई। आज सुबह जब मैं उठा तो जूतियां गायब थी और सीधा रामदास के घर पर मिली। जब मैंने इससे पूछा तो ये बेशर्मी से कहने लगा कि ये जूतियां इसकी है। श्यामदास ने अपनी बात इतने यकीन और नाटकीय ढंग से कही कि एक पल के लिए दरबारियों को लगा कि वही सच बोल रहा है। उसकी कहानी में जगह, कारीगर और समय का पूरा ब्यौरा था, जिससे वो और भी सच्ची लग रही थी। अब रामदास की बारी थी। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई की कड़वाहट थी। उसने कहा, हुजूर, ये सब झूठ का पुलिंदा है। मैं मसालों का कारोबार करता हूं। पिछले साल मुझे कारोबार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं अपने लिए कोई ऐसी चीज खरीदूं जो सालों साल याद रहे। तब मैंने शहर के सबसे मशहूर मोची उस्ताद करीम बख्श से ये जूतियां बनवाई थी। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने शुद्ध सोने के तार और असली मोती खरीदकर उन्हें दिए थे। इसे बनाने में महीनों लगे और कल ही उस्ताद ने ये मुझे सौंपी है। मैं इन्हें घर लाकर बहुत खुश था। आज सुबह जब मैं इन्हें पहनकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा था, तो श्यामदास मेरे घर आया। उसने ये जूतियां देखी और जिद करने लगा कि ये उसकी है। बात बढ़ी तो ये मुझे घसीटता हुआ कोतवाल के पास ले गया और अब आपके सामने खड़ा है। अकबर ने दोनों की कहानियां सुनी। दोनों की कहानियां अपनी अपनी जगह पर पूरी और सच्ची लग रही थी। श्यामदास के पास फारस की यात्रा का सबूत था, तो रामदास के पास शहर के एक जाने माने कारीगर का नाम। अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजकर उस्ताद करीम बख्श को भी दरबार में बुलवाया। जब बूढ़े करीम बख्श दरबार में हाजिर हुए तो उनकी आंखें झुकी हुई थी। अकबर ने उनसे पूछा, करीम बख्श, इन जूतियों को देखो और बताओ कि क्या ये तुमने बनाई है, और अगर हां तो किसके लिए? करीम बख्श ने जूतियों को हाथ में लिया, उन्हें गौर से देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, जहांपना, जूतियां तो मेरी ही बनाई हुई है। इस पर मेरे हाथ का निशान भी है, लेकिन इन्हें मैंने रामदास और श्यामदास दोनों के लिए बनाया था। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो? एक जैसी 2 जोड़ियां बनाई थी क्या? करीम बख्श ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, जोड़ी तो यही एक है। असल में श्यामदास जी ने मुझे इसे बनाने का ऑर्डर दिया था और कुछ पेश की, एडवांस भी दी थी। लेकिन बाद में जब जूतियां लगभग तैयार हो गईं, तो रामदास जी आए। उन्हें ये बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे श्यामदास से ज्यादा रकम देकर इसे खरीद लिया। मैंने श्यामदास की पेशगी लौटाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैं गरीब आदमी हूं हुजूर, जहां से ज्यादा पैसे मिले मैंने सौदा कर लिया। गलती मेरी ही है। अब मामला और भी ज्यादा उलझ गया था। एक ने ऑर्डर दिया था और दूसरे ने उसे खरीदा था। कानून के हिसाब से जिसने पूरी कीमत चुकाई, चीज उसी की हुई, लेकिन नैतिकता के हिसाब से पहला हक ऑर्डर देने वाले का था। अकबर का सिर चकराने लगा। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज पहली बार अकबर को बीरबल के बिना ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बीरबल उस दिन किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस मामले का फैसला कल किया जाएगा। तब तक इन जूतियों को शाही खजाने में रखवा दो और इन दोनों सौदागरों को भी नजरबंद कर दो। अध्याय 3, बीरबल की वापसी और अनोखी तरकीब। अगली सुबह जब दरबार लगा तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे रात भर इस गुत्थी के बारे में सोचते रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही अकबर के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बीरबल ने अदब से सलाम किया। अकबर ने उन्हें फौरन अपने पास बुलाया और पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। बीरबल ने बड़े ध्यान से दोनों सौदागरों की दलीलें, मोची करीम बख्श का बयान और अकबर की उलझन को सुना। सब कुछ सुनने के बाद वे बस मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट देखकर अकबर की आधी चिंता तो वैसे ही दूर हो गई। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण दिखाई दे रही है? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, रोशनी तो साफ है, बस उसे देखने के लिए नजरों को थोड़ा बदलना होगा। आपने इंसानों की गवाही सुन ली, कारीगर की बात भी सुन ली, लेकिन जिसकी वजह से ये सारा फसाद है, उन जूतियों से तो किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, तंज कसते हुए बोले, वाह बीरबल वाह, अब क्या बेजान जूतियां भी बोलेंगी और गवाही देंगी। लगता है शहर से बाहर जाकर तुम्हारी अक्ल भी घास चरने चली गई है। बीरबल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अकबर से मुखातिब होकर बोले, जहांपनाह, मुझे बस एक दिन की मोहलत और इन दोनों सौदागरों की पत्नियों से अलग अलग बात करने की इजाजत चाहिए। अकबर जानते थे कि बीरबल की कोई भी बात बिना वजह नहीं होती। उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। बीरबल ने शाही खजाने से उन जूतियों को मंगवाया और उन्हें लेकर अपने कक्ष में चले गए। सबसे पहले बीरबल ने रामदास की पत्नी सीता को बुलवाया। सीता एक सीधी सादी और घरेलू महिला थी, जिसके चेहरे पर अपने पति के लिए चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल ने उसे बड़े आदर से बिठाया और माहौल को हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। उन्होंने उसके बच्चों, घर परिवार और हालचाल के बारे में पूछा। जब सीता थोड़ी सहज हो गई तो बीरबल ने बात को घुमाते हुए कहा, भाभी जी, आपके पति ने जो नई जूतियां बनवाई है वे तो बड़ी शानदार है। शहंशाह को भी बहुत पसंद आई। सुना है आपने ही उन्हें कुछ खास खरीदने के लिए कहा था। सीता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, जी मंत्री जी, इन्होंने कारोबार में अच्छा मुनाफा कमाया था, तो मैंने ही कहा कि इस बार अपने लिए कोई यादगार चीज बनवाए। बड़ी मेहनत से एक एक चीज जोड़कर ये जूतियां बनवाई है। बीरबल ने बड़ी चालाकी से पूछा, हाँ, कारीगरी तो वाकई लाजवाब है। वैसे एक बात बताइए, जब ये जूतियां घर आईं तो क्या आपने इन्हें गौर से देखा था? आखिर इतनी महंगी चीज है, कोई खोटवोट तो नहीं रह गई थी? सीता ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, देखा था ना, मैं तो देखकर हैरान रह गई थी। इतनी चमक दमक। मैंने तो इन्हें हाथ में लेकर भी देखा था। बाएं पैर की जूती में, जहां अंगूठे के पास मोतियों की लड़ियां है, वहां एक छोटा सा पन्ना लगा है, जो बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा गहरा हरा है
और दाहिने पैर की जूती में एडी के ठीक ऊपर सोने का एक तार हल्का सा उभरा हुआ है। मैंने तो इनसे कहा भी था कि जाकर उस्ताद को दिखाकर ठीक करवा लें, लेकिन ये बोले कि इतनी छोटी सी बात का क्या है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें जो जानना था वो जान चुके थे। उन्होंने सीता को धन्यवाद देकर भेज दिया। अब श्यामदास की पत्नी चंपा की बारी थी। चंपा सज-धज कर आई थी और उसकी बातों में एक बनावटीपन और दिखावा था। बीरबल ने उससे भी वही सब सवाल किए। जब बीरबल ने जूतियों की तारीफ की तो चंपा ने बढ़ चढ़कर बातें बनानी शुरू कर दी। अरे मंत्री जी, क्या बताओ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पति तो फारस से ऐसी ऐसी नायाब चीजें लाते हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाए। ये जूतियां तो उन्होंने वहां के शाही कारीगर से खास मेरे कहने पर बनवाई थी। बीरबल ने वही सवाल दोहराया, क्या आपने इन जूतियों को ध्यान से देखा था? कोई खास पहचान, कोई निशान? ये सुनकर चंपा एक पल के लिए रुकी। उसने असल में उन जूतियों को कभी ध्यान से देखा ही नहीं था, क्योंकि वे उसकी थी नहीं। लेकिन अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। उसने थोड़ा सोचकर कहा, जी जी, क्यों नहीं देखा? बहुत खास पहचान है। जो दाहिने पैर की जूती है ना, उसमें एक हीरा लगा है जो रात में भी चमकता है, और बाएं पैर वाली में, हाँ, उसमें अंदर की तरफ मखमल पर मेरे नाम का पहला अक्षर च कढ़ा हुआ है। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। चंपा ने अपनी होशियारी में ऐसी बातें बता दी थी जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। बीरबल को अपना जवाब मिल चुका था। अध्याय 4, जूतियों का इंसाफ। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि बीरबल इस उलझे हुए मामले को कैसे सुलझाते हैं। अकबर के सिंहासन के पास एक मेज पर वो बेशकीमती जूतियां रखी हुई थी जो किसी खजाने की तरह चमक रही थी। रामदास और श्यामदास को पेश किया गया। दोनों के चेहरों पर बेचैनी थी। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से इजाजत लेकर बोले, आलम पनाह, इस मामले का फैसला हो चुका है। इन बेजान जूतियों ने अपना मालिक खुद ही पहचान लिया है। ये सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इंसाफ करने के लिए हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। इन जूतियों का असली मालिक वो है जो इन्हें सबसे बेहतर तरीके से जानता है, जिसने इन्हें सिर्फ पहना नहीं बल्कि महसूस किया है। मैंने इन दोनों सौदागरों की पत्नियों से बात की, क्योंकि एक औरत अपने पति की चीजों को जिस बारीकी से देखती है वैसा कोई और नहीं देख सकता। बीरबल ने पहले श्यामदास को आगे बुलाया और पूछा, श्यामदास, जरूर, प्रिया हिंदी कहानी चैनल के लिए प्रस्तुत है एक बिल्कुल नया, मजेदार और वायरल होने की क्षमता रखने वाला एपिसोड। यह कहानी पूरी एक साथ दी गई है, बिना किसी भाग या रुकावट के। बीरबल का जूते का बदला। अध्याय 1, मगरूर मेहमान का आगमन। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी की लहरें किले की दीवारों से टकराकर ऐसे लौट रही थी मानो शहंशाहिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को सलाम कर रही हों। दीवाना में रोज की तरह दरबार लगा था, लेकिन आज की हवा में एक खास तरह की गहमा गहमी थी। आज दरबार में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला था। पड़ोसी सल्तनत शाहगढ़ का शहजादा मिर्जा शहरयार। शाहगढ़ अपनी दौलत, अपनी शानदार इमारतों और अपने लड़ाकों के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने गुरूर के लिए जाना जाता था। वहां के लोग अपनी नस्ल, अपनी तहजीब और अपनी अक्ल को दुनिया में सबसे बेहतरीन मानते थे, और ये गुरूर शहजादे शहरयार में कूट कूट कर भरा था। वो बेइंतहा खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी, लेकिन उसकी जुबान तलवार से भी ज्यादा तेज और जहरीली थी। जब शहजादा शहरयार अपने लावलश्कर के साथ दरबार में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। उसने सोने के तारों से जड़ी शेरवानी पहन रखी थी।
उसकी पगड़ी पर एक बेशकीमती हीरा चमक रहा था और उसकी कमर में लटकी तलवार की मूठ पर लगे पन्ने की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। शहंशाह अकबर ने अपनी जगह से उठकर बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आइए शहजादा शहरयार, आगरा की सरजमी पर हम आपका खैरम दम करते हैं। उम्मीद है कि आपका यहां का सफर आरामदायक रहा होगा। शहरयार ने एक औपचारिक मुस्कान के साथ सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता नहीं, बल्कि एक तरह की परखने वाली नजर थी, मानो वो अकबर की सल्तनत को अपनी सल्तनत से तौल रहा हो। शहंशाहैन की मेहमानवाजी की तो दुनिया कायल है। हमें यहां आकर बेहद खुशी हुई। शुरुआती रस्मों के बाद दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ी। शहजादा शहरयार को शहंशाह के ठीक बगल में एक विशेष आसन दिया गया। वो बड़े ध्यान से दरबार की हर चीज को देख रहा था। उसकी नजरें दरबारियों के कपड़ों से लेकर दीवारों पर की गई नक्काशी तक का जायजा ले रही थी। बातचीत का दौर शुरू हुआ। शहंशाह अकबर ने अपने नवरत्नों का परिचय कराया। जब बीरबल की बारी आई तो अकबर ने बड़े गर्व से कहा, और ये है हमारे सबसे अजीज सलाहकार बीरबल। इनकी अक्ल और हाजिर जवाबी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती हैं। शहरयार ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल हमेशा की तरह सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में थे। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक शांत और गहरी मुस्कान थी। शहरयार को बीरबल का ये सादा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एक मामूली शक्ल सूरत और पहनावे वाला इंसान इतना खास कैसे हो सकता है। उसने बीरबल को नीचा दिखाने का मन बना लिया। अच्छा, तो आप हैं वो मशहूर बीरबल? शहरयार ने अपनी आवाज में हल्का सा तंज घोलते हुए कहा। हमने भी आपके बड़े किस्से सुने हैं। कहते हैं कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। शहजादे, मैं तो एक अदना सा सेवक हूं। जवाब तो हर सवाल का होता है, बस उसे ढूंढने वाली नजर चाहिए। शहरयार मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट दोस्ती की नहीं, बल्कि चुनौती की थी। तो फिर हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए बीरबल जी। हमारे शाहगढ़ और आपके आगरा में क्या फर्क है? ये एक पेचीदा सवाल था। अगर बीरबल आगरा की तारीफ करते तो ये मेहमान की तौहीन होती, और अगर वो शाहगढ़ को बेहतर बताते तो ये अपनी सल्तनत की बेइज्जती होती। पूरा दरबार खामोश हो गया, ये देखने के लिए कि बीरबल इस जाल से कैसे निकलते हैं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादे, आपके शाहगढ़ और हमारे आगरा में बस उतना ही फर्क है जितना चांद और सूरज में होता है। शहरयार की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि बीरबल ने शाहगढ़ को सूरज बताकर महान साबित कर दिया है। वो गर्व से बोला, खूब कहा। मतलब हमारा शाहगढ़ सूरज की तरह रोशन और ताकतवर है। बीरबल ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, जी नहीं शहजादे, सूरज तो दिन में सिर्फ एक ही नजर आता है, लेकिन चांद के साथ रात में लाखों तारे टिमटिमाते हैं। आपका शाहगढ़ उस सूरज की तरह है जो अकेला चमकता है, और हमारा आगरा उस चांद की तरह है जिसके साथ लाखों चमकते हुए सितारे यानी उसकी खुशहाल प्रजा बसती है। ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में वाहवाह की आवाज गूंज गई। शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से खिल उठा। शहजादे शहरयार का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी पहली ही कोशिश में बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसाकर चारों खाने चित कर दिया था। उसका अहंकार बुरी तरह घायल हो गया था। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वो इस मामूली से दिखने वाले सलाहकार को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अध्याय 2, अपमान की चरम सीमा। अगले कुछ दिन शहजादे शहरयार के सम्मान में दावतों और महफिलों का दौर चलता रहा, लेकिन शहरयार के दिल में बीरबल के लिए नफरत की आग बढ़ती जा रही थी। वो हर मौके पर बीरबल को जलील करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उसे निरुत्तर कर देते। आखिरकार वो दिन आया जब शहरयार की वापसी से पहले एक आखिरी और सबसे बड़ा दरबार लगना था।
इस दरबार में सल्तनत के सभी बड़े मनसबदार, अमीर और कलाकार मौजूद थे। महफिल जमी हुई थी। संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। बातचीत के दौरान न्याय और सम्मान के विषय पर चर्चा छिड़ गई। शहजादा शहरयार ने बड़े घमंड से कहा, हमारे शाहगढ़ में न्याय और सम्मान का बहुत महत्व है। हम अपमान करने वाले को ऐसी सजा देते हैं कि उसकी नस्लें भी याद रखती हैं। शहंशाह अकबर ने कहा, यह तो अच्छी बात है। न्याय हर सल्तनत की नींव होता है। तभी शहरयार ने बीरबल की तरफ देखकर एक जहरीला तीर छोड़ा। लेकिन हमने सुना है कि आपके दरबार में सलाहकारों का इतना सम्मान है कि वे कभी कभी अपनी हदें भूल जाते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि किसे कहाँ रखना है। ये सीधा सीधा बीरबल पर हमला था। बीरबल शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक पल के लिए एक सख्त भाव आया और चला गया। उन्होंने जवाब दिया, शहजादे, सम्मान किसी को दिया या छीना नहीं जाता, वो कमाया जाता है। और हदें वो लांघते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। बीरबल के इस तीखे जवाब ने शहरयार के अहंकार पर आखिरी चोट कर दी। उसका दिमाग गुस्से से सुन्न हो गया। वो भूल गया कि वो मेहमान है। वो भूल गया कि वो शहंशाह के दरबार में बैठा है। उसका चेहरा लाल हो गया, नथुने फड़कने लगे और उसने आव देखा न ताव। अपने पैर में पहनी बेशकीमती नोकदार मखमली जूती उतारी और पूरी ताकत से बीरबल की तरफ फेंक दी। ये है तुम्हारी औकात, मेरे सामने ज़बान लड़ाते हो? वो चीखा। पूरे दरबार में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। नाचती हुई लड़कियों के पैर थम गए। हर कोई स्तब्ध था। शहंशाह अकबर के सबसे काबिल और प्रिय सलाहकार का भरे दरबार में एक विदेशी मेहमान द्वारा जूते से अपमान। ये न सिर्फ बीरबल की बल्कि पूरे मुगल सल्तनत की तौहीन थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। अगर शहरयार मेहमान न होता तो उसी पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया होता। जूती हवा में लहराती हुई आई और बीरबल के ठीक सामने जमीन पर आकर गिरी। बीरबल अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी नजरें एक पल के लिए शहरयार की आंखों में गई और उन नजरों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। सबकी सांसें रुकी हुई थी। अब बीरबल क्या करेंगे? क्या वो गुस्से में कुछ कहेंगे? क्या वो दरबार छोड़कर चले जाएंगे? बीरबल धीरे से अपनी जगह से उठे। उन्होंने जमीन पर गिरी उस कीमती जूती को उठाया। उन्होंने उसे अपने हाथ में लिया और ऐसे देखने लगे जैसे कोई जौहरी किसी हीरे को परख रहा हो। फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने उस जूती को अपनी आंखों से लगाया और फिर मुस्कुराते हुए शहजादे शहरयार की तरफ देखा। वाह! शहजादे की नजर भी क्या पारखी है और निशाना भी क्या खूब है। बीरबल की शांत और स्थिर आवाज दरबार में गूंजी। इतने बड़े दरबार में शहजादे ने बिल्कुल सही पहचाना कि इस बेशकीमती तोहफे के काबिल कौन है। मैं इस शाही नजर और इस शाही तोहफे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, शहजादे। बीरबल का यह दाव अकल्पनीय था। उन्होंने अपमान के जहर को अमृत में बदल दिया था। उन्होंने जूती को एक तोहफा बताकर शहरयार के वार को ही बेअसर कर दिया था। शहरयार, जो बीरबल को गुस्से से तिल मिलाते हुए देखना चाहता था, अब खुद हैरान और परेशान खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वह इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दे। शहंशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे का गुस्सा कम हो गया और उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान ने ले ली। वो समझ गए थे कि बीरबल ने मामले को संभाल लिया है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। बीरबल ने उस जूती को एक मखमली रुमाल में लपेटा और बड़ी इज्जत से अपने पास रख लिया, मानो वो कोई शाही अमानत हो। दरबार की महफिल तो फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब किसी का दिल उसमें नहीं लग रहा था। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या होगा? बीरबल इस अपमान का बदला कैसे लेंगे? अध्याय 3,
एक अनोखी योजना का आगाज। उस रात शहंशाह अकबर को नींद नहीं आई। उनके दिल में अपमान की आग जल रही थी। आधी रात को उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। बीरबल, आज जो कुछ हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अकबर ने बेचैनी से कमरे में टहलते हुए कहा। उस घमंडी शहजादे ने हमारी सल्तनत की इज्जत पर हाथ डाला है। हम उसे फौरन गिरफ्तार करके कालकोरी में डाल देना चाहते हैं। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आलम पनाह, ऐसा करने से बात और बिगड़ जाएगी। शहरयार हमारा मेहमान है। उसे सजा देने का मतलब होगा शाहगढ़ से सीधी दुश्मनी मोल लेना। जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो फिर क्या करें? हम इस जिल्लत को चुपचाप सह लें? अकबर की आवाज में पीड़ा थी। बीरबल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। नहीं जहां पनाह, जिल्लत को सहा नहीं जाता, उसे लौटाया जाता है। शहजादे को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी सजा जिसमें न तो तलवार उठेगी, न ही हमारी सल्तनत पर कोई आंच आएगी। उसे सजा उसका अपना गुरूर और उसकी अपनी लालच देगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखें और मुझे कुछ दिनों की मोहलत और शाही खजाने से थोड़ी मदद की इजाजत दें। अकबर बीरबल की काबिलियत से वाकिफ थे। वो जानते थे कि बीरबल का दिमाग किसी भी तलवार से ज्यादा तेज चलता है। उन्होंने बीरबल को योजना के लिए पूरी छूट दे दी। अगली सुबह से ही बीरबल अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने शहर के सबसे कुशल कारीगरों को बुलवाया। उन्होंने शहरयार की उस जूती को कारीगरों को दिखाया और कहा, हमें ऐसी ही सैकड़ों नकली जूतियां चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही, कोई फर्क बता न सके, और हर जूती के अंदर एक छोटा सा गुप्त खाना होना चाहिए। कारीगर हैरान थे, लेकिन शाही हुक्म का पालन करने लगे। इसके बाद बीरबल ने अपने जासूसों और भरोसेमंद लोगों का एक जाल बिछा दिया। उन्होंने एक बड़ी ही अजीब और अविश्वसनीय अफवाह को हवा दी। अफवाह यह थी कि शहजादा शहरयार की जो जूती बीरबल को तोहफेस में मिली है, वो कोई मामूली जूती नहीं है, बल्कि एक जादुई और चमत्कारी जूती है। अफवाह को सच जैसा दिखाने के लिए बीरबल ने पूरा नाटक रचा। उन्होंने एक किराए के ढोंगी हकीम को तैयार किया। वो हकीम आगरा के मुख्य बाजार में अपनी दुकान लगाकर बैठ गया। बीरबल के एक आदमी ने, जो लंगड़ा कर चलने का नाटक कर रहा था, उस हकीम से इलाज मांगा। हकीम ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए और कहा, इस बीमारी का इलाज तो अब किसी हकीम के पास नहीं, सिर्फ उस चमत्कारी जूती में है जो बीरबल जी के पास है। सुना है उसे छूने भर से हर दर्द दूर हो जाता है। ये बात बाजार में आग की तरह फैल गई। 2 दिन बाद बीरबल ने एक और नाटक किया। एक अमीर सेठ, जो बीरबल का ही आदमी था, अपनी हवेली के बाहर जोर जोर से रोने लगा कि उसका सालों पुराना सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा। बीरबल संयोग से वहां से गुजरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस सेठ के सिर पर वो जूती छुआई और सेठ ने फौरन ठीक होने का नाटक करते हुए बीरबल के पैरों में गिरकर धन्यवाद किया। देखते देखते पूरे आगरा में इस चमत्कारी जूते के किस्से मशहूर हो गए। लोग बातें करने लगे कि शाहगढ़ की मिट्टी में जरूर कोई जादू है और वहां के शहजादे ऐसी चमत्कारी चीजें पहनते हैं। अब लोगों के मन में शहजादे शहरयार के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह का आश्चर्य और लालच पैदा होने लगा था। शहजादा शहरयार, जो अगले कुछ दिनों में वापस जाने वाला था, अपने खेमे में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बीरबल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। जब उसके जासूसों ने उसे बाजार में फैली इन अफवाहों के बारे में बताया, तो वो जोर जोर से हंसा। देखा, हिंदुस्तान के लोग कितने जाहिल और वहमी हैं। उसने अपने सलाहकारों से कहा, मेरी फेंकी हुई जूती को चमत्कारी समझकर पूज रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि ये लोग अक्ल से पैदल हैं। वो इस बात से अनजान था कि ये मूर्खता का जाल उसी के लिए बिछाया जा रहा था। बीरबल का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अध्याय 4, लालच का जाल। अब जब
चमत्कारी जूते की कहानी पूरे शहर में स्थापित हो चुकी थी। बीरबल ने अपनी योजना का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू किया। उन्होंने अपने एक सबसे चतुर आदमी को एक अमीर ईरानी व्यापारी का भेज दिया। वो व्यापारी सीधा शहजादे शहरयार के खेमे में पहुंचा और उसके मुख्य सलाहकार से मिलने की इजाजत मांगी। मैं शहजादे से एक बहुत ही जरूरी सौदा करने आया हूं, उस नकली व्यापारी ने बड़े अदब से कहा। सलाहकार उसे शहरयार के पास ले गया। शहरयार ने घमंड से पूछा, बोलो, क्या चाहते हो? व्यापारी ने कहा, शहजादे, मैं आपके उस चमत्कारी जूते के दूसरे जोड़े को खरीदने आया हूं, जो अभी भी आपके पास है। मैंने सुना है कि उस जूते में बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। मेरी मां कई सालों से बीमार है और मुझे यकीन है कि आपका जूता उन्हें ठीक कर सकता है। मैं आपको उस एक जूते के लिए 5,000 सोने की अशर्फिया देने को तैयार हूं। 5,000 अशर्फिया, वो भी एक पुराने जूते के लिए। शहरयार की आंखें लालच से चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को होशियार दिखाते हुए कहा, यह कोई मामूली जूता नहीं है, ये हमारे खानदान की निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। ये सुनकर व्यापारी ने निराश होने का नाटक किया। जैसी आपकी मर्जी, शहजादे, लेकिन अगर आप कभी अपना मन बदलें तो याद रखिएगा, मैं 10,000 अशर्फिया भी देने को तैयार हूं। ये कहकर व्यापारी चला गया। अब शहरयार के दिमाग में लालच का कीड़ा रेंगने लगा था। 10,000 अशर्फिया एक जूते के लिए। ये हिंदुस्तानी सच में पागल है। अगर ये एक जूते के लिए इतना देने को तैयार है तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए, उसने सोचा। अगले दिन बीरबल ने 2 और अलग अलग लोगों को, एक बूढ़े सेठ और एक राजपूत जागीरदार के भेष में, शहरयार के पास भेजा। दोनों ने उस दूसरे जूते को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगाई। एक ने 15,000 अशर्फियों की पेशकश की तो दूसरे ने 20,000 तक की। अब शहरयार का लालच उसके गुरूर पर हावी हो चुका था। वो रात भर सो नहीं सका। 20,000 सोने की अशर्फिया, इतनी बड़ी रकम वो अपने पैरों तले रौंदी हुई एक चीज के लिए कमा सकता था। उसने फैसला कर लिया, वो अपना दूसरा जूता बेचेगा, लेकिन ऐसे नहीं। वो उसकी नीलामी करेगा ताकि उसे सबसे ज्यादा कीमत मिल सके। उसने सोचा, मैं इन मूर्खों को दिखाऊंगा कि शाहगढ़ का शहजादा कितना अमीर और होशियार है। मैं इनकी दौलत भी लूंगा और इनका मजाक भी उड़ाऊंगा। अगले दिन शहरयार ने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वो अपनी खानदानी और चमत्कारी जूती के दूसरे जोड़े की सार्वजनिक नीलामी करने जा रहा है। नीलामी शहर के सबसे बड़े चौक पर होगी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को वो जूता इनाम में दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही शहंशाह अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? वो तो हमारी ही तरकीब से फायदा उठाकर अमीर बनने जा रहा है, इसमें हमारा बदला कहाँ हुआ? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सब्र, जहांपनाह, सब्र। शिकारी जब जाल बिछाता है तो वो शिकार के जाल के पास आने का इंतजार करता है। शहजादा अभी जाल के पास आया है, फंसा नहीं है। उसके फंसने का नजारा तो कल पूरा आगरा देखेगा। अध्याय 5, नीलामी और अंतिम प्रहार। नीलामी का दिन आ गया। आगरा का मुख्य चौक लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस चमत्कारी जूते को देखने और उसकी नीलामी का तमाशा देखने आया था। शहजादा शहरयार एक ऊंचे मंच पर, एक शानदार सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर विजय और लालच का भाव साफ झलक रहा था। उसके बगल में एक मखमली गद्दी पर वो दूसरा जूता रखा हुआ था, जो अब उसे किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं लग रहा था। नीलामी शुरू हुई। शहजादा शहरयार के इस खानदानी और नायाब जूते की पहली बोली 5,000 सोने की अशर्फिया। नीलामी करने वाले ने ऐलान किया। भीड़ में से बीरबल के ही एक आदमी ने हाथ उठाया। 10,000 अशर्फिया। फिर दूसरे कोने से आवाज आई, 15,000। बोली बढ़ती जा रही थी। 20,000, 25,000, 30,000।
शहरयार की आंखें खुशी से फैलती जा रही थी। वो मन ही मन आगरा के लोगों की बेवकूफी पर हंस रहा था। जब बोली 40,000 सोने की अशर्फियों पर पहुंची तो पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई इससे आगे नहीं बढ़ेगा। शहरयार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ मंच की ओर बढ़ने लगे। उन्हें देखकर शहरयार थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा कि शायद बीरबल भी उसकी जूती खरीदने आए हैं। बीरबल मंच पर चढ़े और उन्होंने हाथ उठाकर नीलामी करने वाले को रुकने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी कमर में बंधे मखमली थैले को खोला और उसमें से वही पहली जूती निकाली जिसे शहरयार ने उनकी तरफ फेंका था। बीरबल ने जूती को हवा में लहराते हुए भीड़ से कहा, आगरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं देख रहा हूं कि आप सब इस जूते के लिए अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्यों? एक आदमी भीड़ से चिल्लाया। क्योंकि ये चमत्कारी है, ये हर बीमारी का इलाज है। बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल सही। और ये चमत्कार आपने किससे देखा? इस जूते से, उन्होंने शहरयार के जूते की तरफ इशारा किया, या इस जूते से? उन्होंने अपनी हाथ वाली जूती दिखाई। पूरी भीड़ एक स्वर में चिल्लाई, आपके हाथ वाली जूती से। बीरबल ने अपनी आवाज और बुलंद की। तो फिर आप लोग एक नकली और साधारण जूते के लिए 40,000 अशर्फिया क्यों खर्च कर रहे हैं? जबकि असली चमत्कारी जूता तो ये है जो मेरे पास है। और ये जूता बिकाऊ नहीं है। ये शहंशाह अकबर की तरफ से आगरा की प्रजा के लिए एक तोहफा है। इसका आशीर्वाद सबके लिए मुफ्त है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शहरयार की तरफ देखने लगे, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अब आया बीरबल का अंतिम और सबसे घातक प्रहार। वो शहजादे शहरयार की तरफ मुड़े और अपनी शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में बोले, शहजादा शहरयार, आपने ये जूता मुझे भरे दरबार में फेंक कर मेरा अपमान किया था। मैंने आपके फेंके हुए अपमान को उठाया और उसे अपनी अक्ल से सम्मान की चीज बना दिया। आज ये जूता लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। और अब आप, बीरबल ने नीलामी वाले जूते की तरफ इशारा किया, आप अपने सम्मान के प्रतीक, अपनी खानदानी जूती को बाजार में एक मामूली चीज की तरह बेच रहे हैं। अब आप ही बताइए, शहजादे, असली इज्जतदार कौन है? मैं, जिसने एक फेंकी हुई चीज को सम्मान दिया, या आप, जो अपने सम्मान को चंद अशर्फियों के लिए बेच रहे हैं? एक अपमान को सम्मान में बदला जा सकता है, लेकिन लालच हमेशा सम्मान को मिट्टी में मिला देता है। आज आगरा के लोगों ने देख लिया कि शाहगढ़ के शहजादे के सम्मान की कीमत क्या है, सिर्फ 40,000 अशर्फिया। बीरबल के ये शब्द तीरों की तरह शहजादे शहरयार के सीने में जा लगे। उसका चेहरा शर्म, जिल्लत और गुस्से से पीला पड़ गया। जिन लोगों को वो मूर्ख समझ रहा था, वे अब उसी पर हंस रहे थे। उसकी अपनी ही चाल उस पर उल्टी पड़ चुकी थी। उसने खुद ही अपने ही हाथों से पूरे शहर के सामने अपनी इज्जत नीलाम कर दी थी। वो एक पल भी वहां रुक नहीं सका। वो मंच से उतरा और बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने खेमे की तरफ भाग गया। उसी रात, बिना किसी को बताए, शहजादा शहरयार ने अपनी बची कुची इज्जत समेटी और चुपचाप आगरा से कूच कर गया। अगले दिन शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, तुमने जो किया वो हजारों की फौज भी नहीं कर सकती थी। तुमने न खून बहाया, न दुश्मनी बढ़ाई, और उस घमंडी को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो अपनी 7 पुश्तों तक नहीं भूलेगा। तुमने उसे उसी के जूते से मारा और उसे पता भी नहीं चला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह, सबसे बड़ा बदला वो होता है जो दुश्मन को शारीरिक चोट नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा दे, और सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बुद्धि से जीती जाए, तलवार से नहीं। उस दिन के बाद से बीरबल का जूते का बदला कि ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जो इस बात का सबूत है कि अक्ल
और सब्र के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और गुरूर को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। अकबर की बोलती मूर्खता, प्रिया हिंदी कहानी के लिए एक नया वायरल एपिसोड। प्रस्तावना: शाही दरबार का अजीबोगरीब फरमान। आगरा की उस सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आसमान साफ था, यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और शाही किले की मीनारें सूरज की रोशनी में नहाकर सोने सी दमक रही थी। सब कुछ सामान्य था सिवाय शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मिजाज के। आज उनके चेहरे पर न तो सल्तनत की चिंता की लकीरें थी और न ही कोई राजसी गंभीरता। आज उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी, एक ऐसी चमक जो अक्सर किसी बड़ी पहेली या आजमाइश से पहले दिखाई देती थी। दीवान-ए-खास में सभी नवरत्न और महत्वपूर्ण दरबारी मौजूद थे। हर कोई खामोश था, क्योंकि शहंशाह अकबर अपने मखमली सिंहासन पर बैठे बैठे बस मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये रहस्यमयी मुस्कान दरबारियों के दिलों में हजारों सवाल पैदा कर रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज दरबार की कार्यवाही किस दिशा में जाएगी। आखिरकार शहंशाह ने अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज में एक चंचलता थी। दरबारियों, आज हमारे मन में एक विचित्र सवाल उठा है। हमने दुनिया में बहुत सी नायाब और कीमती चीजों के बारे में सुना है, उन्हें देखा भी है, लेकिन कल रात हमें एक ख्वाब आया। हमने ख्वाब में एक ऐसी चीज के बारे में सुना जिसे बोलती मूर्खता कहते हैं। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। बोलती मूर्खता, ये कैसा नाम था? ये क्या चीज हो सकती है? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शहंशाह से इसका मतलब पूछे, कहीं वे खुद ही मूर्ख न साबित हो जाए। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। हम चाहते हैं कि कोई उस बोलती मूर्खता को हमारे सामने पेश करे। हम उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, अपने कानों से सुनना चाहते हैं। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जो कोई भी इस दरबार में बोलती मूर्खता को लाकर पेश करेगा, उसे शाही खजाने से 5000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन शहंशाह की अगली बात ने उनके दिलों में खौफ भर दिया। लेकिन याद रहे, शहंशाह की आवाज गंभीर हो गई। अगर कोई हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा या इस काम में नाकाम रहेगा, तो उसे सल्तनत का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में सजाए मौत तो नहीं, पर ऐसी सजा दी जाएगी कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा मूर्खता करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन इनाम का लालच और सजा का डर इतना बड़ा था कि चापलूस दरबारियों ने इसे भी अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका समझ लिया। उन्होंने सोचा कि शहंशाह जरूर कोई गहरी बात कर रहे हैं जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं। वे अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे और दरबार में एक अजीब सी होड़ शुरू हो गई। मूर्खों की महान खोज। शहंशाह का फरमान आग की तरह पूरे आगरा में फैल गया। दरबार के बड़े बड़े मंत्री और सलाहकार, जो खुद को अक्ल का खजाना समझते थे, इस बेतुकी खोज में जुट गए। उन्होंने बोलती मूर्खता का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला और दरबार में हास्यास्पद प्रदर्शनों का एक सिलसिला शुरू हो गया। पहला प्रयास, शहंशाह खान का पागलखाना। दरबार के एक बड़े अमीर शहंशाह खान, जो अपनी बहादुरी से ज्यादा अपनी चापलूसी के लिए जाने जाते थे, ने सोचा कि बोलती मूर्खता का मतलब जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जो मूर्खतापूर्ण बातें करता हो। उन्होंने अपने सिपाहियों को पूरे आगरा और आसपास के गांवों में भेज दिया। सिपाही जहां भी कोई बड़बोला, पागल या सनकी इंसान देखते, उसे पकड़ लाते। अगले दिन शहंशाह खान बड़े गर्व के साथ दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे 20-25 अजीबोगरीब लोगों की एक कतार थी। कोई आसमान की तरफ देखकर गालियां बक रहा था, कोई खुद से बातें कर रहा था, तो कोई अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। आलम पनाह, शहंशाह खान ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बोलती मूर्खता को पकड़ लाया हूं।
ये सभी एक से बढ़कर एक मूर्ख है और दिन रात बोलते रहते हैं। अकबर ने उस पागल खाने जैसे मंजर को देखा। पूरे दरबार में शोर शराबा और बदबू फैल गई थी। शहंशाह ने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया। खामोश, ये क्या बकवास है शहंशाह खान? हमने बोलती मूर्खता लाने को कहा था, पूरा पागल खाना नहीं। ले जाओ इन सबको हमारी नजरों से दूर, वरना हम तुम्हें भी इन्हीं के साथ बंद करवा देंगे। शहंशाह खान का चेहरा उतर गया और वो दुम दबाकर वहां से भाग निकले। दूसरा प्रयास, मिर्जा आजम का तोता। एक दूसरे दरबारी, मिर्जा आजम, जो खुद को बहुत कलात्मक समझते थे, ने सोचा कि यह जरूर कोई जानवर होगा। उन्होंने एक तोता खरीदा और उसे दिन रात रटाकर कुछ बेतुके शब्द सिखा दिए, जैसे रोटी गोल क्यों, आसमान गीला है और मैं एक गधा हूं। 2 दिन बाद मिर्जा आजम एक खूबसूरत सोने के पिंजरे में उस तोते को लेकर दरबार में पहुंचे। जहां पनाह, आपकी तलाश पूरी हुई। यह है दुनिया की एकमात्र बोलती मूर्खता। यह तोता ऐसी बातें करता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। शहंशाह ने उत्सुकता से तोते की तरफ देखा। तोते ने उन्हें